ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों के कलियों में, सपनों के गलियों में, फूलों के कलियों में, सपनों के गलियों में, तेरे बिना कुछ कही ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हमारी जिंदगी में सच्चे साथियों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। साथियों के बिना तो जिंदगी तो अधूरी ही लगेगी ना। तो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10 के केमिस्ट्री का पाठ अम्ल, क्षारक और लवण का पार्ट 1 देखेंगे। इसमें हम जानेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है, इस सब की प्रकृति कैसी होती है, ये सब के प्रभाव क्या होते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। हमारा पहला स्तर है अम्ल, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड्स। अम्ल मतलब अम्ल क्या है? ऐसे देखिए, मुख्यतः संसार में जितने भी खट्टे पदार्थ हैं तो खट्टा क्यों लगता है? उसके अंदर अम्ल का अंश होता है। यानी कोई पदार्थ खट्टा आपको लग रहा है, इसका मतलब ये होगा उसमें जो पदार्थ है जिसके कारण खट्टा लग रहा है, वो पदार्थ का ही नाम अम्ल होता है। यदि उसमें अम्ल नहीं है तो खट्टा नहीं लगेगा। इमली खाते होंगे, नींबू खाते होंगे, दही खाते होंगे, ये सब क्या है? खट्टे लग रहे हैं ना। ये खट्टे क्यों हैं? क्योंकि ये सब में अम्ल मौजूद है, एसिड्स। तो देखिए परिभाषा इसका, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड्स कहते हैं, जिसका अर्थ है खट्टा। खट्टा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? अम्ल को अंग्रेजी में एसिड्स कहते हैं, जिसका अर्थ है खट्टा। इसका मुख्य गुण यह है कि क्षारकों को उदासीन कर देता है। यह सभी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। पुनः देखिए एक बार, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड्स कहते हैं, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इसका मुख्य गुण यह है कि यह सभी क्षारकों को उदासीन कर देता है। यह मुख्य रूप से सभी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये सब क्या है? ये सब अम्ल है। और ये सब जो है ये प्रबल अम्ल है। बहुत ही, जिस पदार्थ में तो बहुत ही खट्टा होगा, ताकतवर अम्ल है। आपने क्या सीखा कि अम्ल का अंग्रेजी नाम क्या है? एसिड। अब इस एसिड से क्या तात्पर्य होता है? तो एसिड का मतलब होता है खट्टा। अब एसिड का मुख्य लक्षण क्या है? तो मुख्य गुण यह है, यदि इसके समक्ष मतलब प्रभाव में क्षारक आएगा तो जो क्षारक है उसका प्रभाव यह नष्ट कर देगा। दुनिया में जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, खट्टे वस्तुएं हैं, उसमें अम्ल पाया जाता है। देखिए कुछ नोट है। एक नंबर पर क्या लिखा गया है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सब फॉर्मूला भी याद कर लेना है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है? प्रबल अम्ल है, प्रबल मजबूत अम्ल है। 2 नंबर पर देखिए, सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। कहने का मतलब देखिए, जितने भी सूत्र लिखा गया उसमें हाइड्रोजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप जो भी अम्ल लिखेंगे उसमें हाइड्रोजन आएगा। मतलब सभी अम्ल में हाइड्रोजन तत्व मौजूद रहता है। 3 नंबर पर देखिए, जिस पदार्थ में यानी कि जिसमें हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में हो वह प्रबल अम्ल होता है, अम्लीय होता है। मतलब कोई पदार्थ है उसमें हाइड्रोजन आयन, हमने बोला ना अभी कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है, तो जिस पदार्थ में हाइड्रोजन आयन जितना ही ज्यादा होगा उतना ही
प्रबल यानी कि ताकतवर अम्ल होगा। अब अगला क्या है देखिए, चौथा सिरका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक। सिरका में एसिटिक अम्ल। खट्टे फलों जैसे कि नींबू में, संतरा में साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक। इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, मीठा करता है ना टार्टर, टार्टरिक अम्ल। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। आंवला, आंवला हालांकि विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, और विटामिन सी का भी नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि आंवला में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। चींटी का डंक देखे होंगे, या मधुमक्खी का डंक, या एक नेटल पौधा होता है उसके डंक, ये सब में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल यानी कि फार्मिक अम्ल। मधुमक्खी डंक मारता है तो आप लोगों को बहुत दर्द होता होगा, वो वही अम्ल छोड़ देता है। कौन अम्ल? फार्मिक, जिसका नाम है मेथेनोइक अम्ल। अभी देखिए अगला स्टार है मेरा क्षारक, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं बेसेस, बेस। तो जैसा कि हमने अम्ल का परिभाषा पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे क्षारक का। क्षारक को अंग्रेजी में बेसेस कहते हैं। क्षारक की परिभाषा देखिए, क्षारक को अंग्रेजी में बेसेस कहते हैं, जिसे एल्कली भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पौधा का राग। यह स्वाद में खट्टा होता नहीं, कड़वा होता है। इसका मुख्य गुण यह है कि सभी अम्लों को उदासीन कर देता है। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब है कि अम्ल क्या करेगा, क्षारक को उदासीन कर देगा। क्षारक क्या करेगा, अम्ल को उदासीन कर देगा। मतलब जो अम्ल और क्षारक है एक दूसरे का दुश्मन है। अम्ल क्षारक का प्रभाव नष्ट करेगा और क्षारक अम्ल के प्रभाव को नष्ट करेगा। अम्ल कैसा होता है, स्वाद में खट्टा, और क्षारक कड़वा। अम्ल को कहते हैं एसिड और क्षारक को बोलते हैं बेसेस, बेस। अब याद रखिए नोट पॉइंट, NaOH इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, प्रबल मजबूत क्षारक है। 2 नंबर पर देखिए, जो अम्ल है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल के अंत में क्या आया, ल आया, तो ल से लाल कर देता है। यानी कि जो अम्ल होगा, लिटमस पत्र जब नीला होगा तो क्या कर देगा, उसको लाल कर देगा। जबकि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। अम्ल के लास्ट में ल लिखा गया है, यानी कि अम्ल ये लाल करेगा, तो उसका उल्टा ये करेगा, क्षारक क्या करेगा, नीला करेगा। 3 नंबर पर है, अम्ल जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन और क्षारक जल में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। मतलब अम्ल को जब जल में घुलेंगे तो हाइड्रोजन आयन मुक्त होगा, क्योंकि सभी हाइड्रोजन में, सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। उसी प्रकार क्षारक को जब हम जल में घुलेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन होगा। अधातुओं के ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब है ना, अधातु नहीं, उल्टा हो गया, अधातुओं का ऑक्साइड, धातु का नहीं। जो भी अधातु है उसका यदि ऑक्साइड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका अधातु ऑक्साइड हो गया। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय। देखिए, अ से अधातु, अ से अम्लीय, यानी कि जो अधातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय होता है, अम्लीय प्रकृति का, और धातु का क्षारीय होता है, क्षारीय यानी कि क्षारकीय।
अब अगला स्टार है मेरा सूचक। सूचक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिकेटर। सूचना देने का काम करने वाले को बोलते हैं सूचक। तो ऐसे पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा, ऐसे पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं, उन्हें सूचक पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए लिटमस पत्र हो गया आपका, मेथिल ऑरेंज हो गया आपका, फिनाइलफ्थैलीन हो गया, ये सब क्या है? सूचक पदार्थ है। ये सब अपने रंग चेंज करता है, कोई अम्लीय में होने में, कोई क्षारीय होने में। जैसे यही है लिटमस मान लीजिए, तो जब ये नीला होता है और कुछ पदार्थ पर डालने पे मान लीजिए वो लाल हो गया, इसका मतलब वो पदार्थ अम्लीय है, क्योंकि जो अम्ल है इसे लाल कर देता है। मतलब ये सब पदार्थ ऐसे हैं जिसके अलग अलग अम्लीय क्षारीय पदार्थों में रंग कलर चेंज होता है। ये सब कलर चेंज के द्वारा बताता है कि कौन पदार्थ कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है। तो क्या हुआ? ऐसा पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं, उन्हें सूचक पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल है लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज, फिनाइलफ्थैलीन। अब अगला है गंधीय सूचक। आपने अभी पढ़ा सूचक, अब ये हो गया गंधीय सूचक, यानी कि गंध के द्वारा सूचना मिलेगा। तो देखिए परिभाषा, वैसे पदार्थ जो अपने गंध परिवर्तन के द्वारा, जो अपने गंध परिवर्तन के द्वारा पदार्थों के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। देखिए सूचक क्या करता था? सूचक का रंग बदलता है, वो रंग परिवर्तन द्वारा बताता है कि कौन अम्ल है कौन क्षारीय है। जबकि गंधीय सूचक क्या है? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय प्रवृत्ति में या क्षारीय प्रवृत्ति में अपना अपना स्वाद बदल देता है, मतलब स्वाद के द्वारा ये सब सूचना देता है। जैसे देखिए क्या हो गया, प्याज हो गया आपका, वैनिला हो गया, लौंग का तेल हो गया, ये सब के अम्लीय में और क्षारीय में स्वाद अलग अलग होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा कलर में अम्लीय होगा, कौन सा कलर में क्षारीय होगा, तो सब कलर आपको याद करना पड़ता है। कहने का मतलब है, आप चूना देखे होंगे, जब उसे हम हल्दी में डालते हैं, हल्दी का मूल कलर कैसा होता है? पीला होता है। जब उसको हम चूना डालते हैं तो कैसा होता है? रेड। तो क्या हुआ? आपका कलर चेंज हुआ ना। वही यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ पदार्थ होता है जो अपना कलर चेंज करके हमें सूचना देता है कि या तो अम्लीय है या तो क्षारीय है या उदासीन है। अब आपको याद करना पड़ेगा कि जब हल्दी में चूना डालते हैं तो लाल होता है, चूना क्षारीय है। अब इसी प्रकार गंधीय सूचक है, मतलब कुछ पदार्थ का गंध बदल जाता है, गंध परिवर्तन द्वारा पता चलता है कि कोई अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। देखिए नोट बातें कुछ है। लिटमस, तो आपने अभी लिटमस का नाम सुना। तो जो लिटमस पत्र होता है ये मूल रूप से बैंगनी कलर का होता है, बैंगनी कलर का सूचक पदार्थ है। कौन? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र मूल रूप से बैंगनी कलर का सूचक पदार्थ है। ये सब का कलर आपको याद करके रखना है। और यह जो है थैलोफाइटा, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, पादप जगत में पढ़े होंगे थैलोफाइटा समूह। जो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? थैलोफाइटा। उसी के श्रेणी में एक पौधा आता है लाइकेन, उसी लाइकेन से हम लोग लिटमस पत्र प्राप्त करते हैं। यानी कि लिटमस पत्र कहाँ से मिलता है? लाइकेन नामक पौधा से। अब लाइकेन नामक पौधा किस श्रेणी में आता है? थैलोफाइटा में। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? थैलोफाइटा। लिटमस पत्र क्या है? बैंगनी रंग का सूचक पदार्थ है। इसी प्रकार मेथिल ऑरेंज क्या है? सूचक पदार्थ है। फिनाइलफ्थैलीन क्या है? सूचक पदार्थ है।
अब अगला देखिए, दो लोगों को लिखा गया है अम्ल या क्षारक धातुओं से रिएक्शन करके, अम्ल हो या क्षारक हो, यदि आप उसे धातु से रिएक्शन कराते हैं तो आपको दो चीज मिलेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो आपको याद रखना है, पूछा जाएगा कि सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सा गैस प्रदान करेगा, तो हाइड्रोजन गैस। क्या कहेगा, सभी क्षारक धातुओं से रिएक्शन करके कौन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस। यानी कि धातु या अधातु, नहीं अम्ल हो या क्षारक हो, अम्ल या क्षारक हो, जब धातु से रिएक्शन करेगा तो आपको लवण मिलता है यानी कि नमक और हाइड्रोजन गैस। अगला क्या है, क्षार है, क्षार। अगला स्टार का नाम है क्षार, इसको नोट में दिया गया, चलिए इसमें देखते हैं। मतलब क्षार किसे कहते हैं, तो क्षार कुछ नहीं, क्षारक ही होता है। मतलब जो क्षारक है वही क्षार कहलाता है। कब, जब क्षारक जल में घुल गया तब। देखिए दुनिया में बहुत से क्षारक हैं जो जल में नहीं घुलेंगे और बहुत ऐसे हैं जो घुल जाते हैं। तो जिसमें घुलने की क्षमता है उसी को हम क्षार बोल सकते हैं, क्षार। यानी कि जल में घुलनशील क्षारक पदार्थ को यानी कि क्षारक को क्षार कहा जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यह ऐसा क्षारक है कि जल में घुल जाता है, इसलिए यह क्षारक भी कहलाएगा और क्षार भी कहलाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यह जो ऐसा क्षारक है कि जल में घुल जाता है, यानी कि ये क्या कहलाएगा, क्षार कहला सकता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी आपका जल में घुल जाता है, ये भी क्षारक कहलाएगा, क्षार। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी जल में घुलता है तो क्षारक क्षार है, मतलब क्षारक ही क्षार बनता है। सभी क्षारक क्षार नहीं होगा। हमने बताया कि दुनिया में बहुत से क्षारक हैं जो जल में घुलता है और बहुत से हैं जो नहीं घुलते हैं। तो केवल घुलने वाला को ही कहा गया क्षार, यानी कि सभी क्षारक क्षार नहीं होगा। लेकिन जो क्षार है, क्षार किससे बना, क्षारक से। यानी कि जो भी क्षार है यानी कि सभी क्षार क्षारक है। क्षार बनने से पहले वो आखिर क्षारक था ना, यानी कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक होता है, क्योंकि क्षार क्षारक से ही बना है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा अगला स्टार है क्षारक और क्षार में अंतर। अभी आपने सीखा कि जो क्षारक होता है जल में घुलता भी है और जल में नहीं भी घुलता है। तो जो जल में घुलता है वही क्षारक कहला सकता है। तो हम देखेंगे कि क्षारक और क्षार में क्या डिफरेंट हो सकते हैं, अंतर। तो क्षारक और क्षार में अंतर है, इधर लिखेंगे क्षार, इधर लिखेंगे क्षार। एक नंबर पर देखिए, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, हमने बताया कि ये क्षारक है, कुछ जल में घुलते भी हैं, कुछ नहीं भी घुलते हैं। तो घुलने वाला को बोला जाता है क्षार। तो इसका मतलब हुआ कि जो क्षारक हैं सभी जल में नहीं घुलेंगे। जब सभी क्षारक जल में नहीं घुलेगा तो सभी क्षारक यानी कि क्षार नहीं है। अब इधर देखिए, सभी क्षार क्षारक होते हैं। अब सभी क्षार क्षारक है, क्यों, क्योंकि जो क्षार है किससे बना, क्षारक से बना है। यानी कि सभी क्षार क्षारक से बने हैं, मतलब क्षार को हम क्षारक कह सकते हैं। दो नंबर देखिए, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। हम बार बार समझा रहे हैं कि जल में घुलते भी है, नहीं भी घुलते हैं। यानी कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं है, लेकिन सभी क्षार जल में घुलनशील हैं। सभी क्षार जल में घुलनशील हैं। आगे देखिए, अम्ल और क्षारक में अंतर। आपने अम्ल के बारे में सुना, क्षारक के बारे में सुना, अब दोनों में अंतर क्या है ये समझिए। नंबर 1 पर अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, यानी कि यह मतलब अम्ल स्वाद में, यानी कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। वो देखिए, क्षारक
स्वाद में कड़वा या तीखा होता है। नीम खाए होंगे, करेला खाए होंगे, कड़वा लगता होगा। तो अम्ल का स्वाद क्या है? खट्टा। क्षारक का क्या है? खारा यानी कि कड़वा। 2 नंबर की सभी अम्ल क्षारकों को उदासीन कर देते हैं, यानी कि जो अम्ल है क्षारकों को उदासीन कर देता है। याद रखिए, सभी क्षारक अम्लों को उदासीन कर देता है। हमने बताया कि अम्ल किसका प्रभाव को नष्ट करेगा? क्षारक का। और क्षारक किसका प्रभाव को नष्ट करेगा? अम्ल का। यानी कि अम्ल क्षारकों को उदासीन करता है और क्षारक अम्लों को उदासीन करता है। 3 नंबर पर देखिए, अम्ल का पीएच मान, और पीएच क्या है पढ़ेंगे हम आगे। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से नीचे होता है। इधर देखिए, क्षारकों का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। कहा जाएगा कि किसी विलयन का पीएच मान 10 है, तो इसकी प्रकृति क्या है? हमने भी बताया कि जो क्षारक है उसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। ये 7 जो 10 दिया गया है ये 7 से ज्यादा है ना, यानी कि प्रकृति कैसी हो गई? क्षारीय। चौथा है, अम्ल जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। चौथा याद, क्षारक देखिए, क्षारक जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। हमने बोला है कि सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। यानी कि अम्ल को जल में घोलेंगे तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन आयन। क्षारक को घोलेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। आप जो जानकारी है उसी से अंतर बनाया जा रहा है। 5वां देखिए, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल के लास्ट में क्या है? लो, यानी कि अम्ल जो है लाल करेगा नीला लिटमस पत्र को। यह देखिए, यह क्षारक में यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल क्या करेगा? लाल। तो क्षारक क्या करेगा? नीला। दोनों मिलकर अम्ल करेगा लाल, क्षारक करेगा नीला। इस प्रकार अम्ल और क्षारक में अंतर हुआ। अब लोग परिभाषा पढ़ेंगे तनुकरण। तनुकरण किसे कहते हैं? डिल्यूशन। देखिए, तनु का मतलब होता है पतला, करना, पतला करना। कहने का मतलब सिंपल शब्द समझिए, मान लीजिए शरबत घोल दिया गया है, बहुत ज्यादा मीठा हो गया, तब पानी डालेंगे ना तो मिठास कम होगी, इसका मिठास जो है पतला हो गया, तनु हो गया। तो जो अम्ल होता है या क्षारक होता है ये भी गाढ़ा होता है, तो इसको भी पानी वृद्धि कर करके इसको पतला कर देते हैं। तनु गाढ़ा से पतला करना तनुकरण होता है। देखिए परिभाषा कैसे है। जल में अम्ल या क्षारकों को मिलाने पर, जल में अम्ल या क्षारकों को मिलाने पर उसके आयन सांद्रता में, आयन सांद्रता में तो क्या वही हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन। जल में अम्ल या क्षारकों को मिलाने पर उसके आयन सांद्रता में कमी आ जाती है। इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे लिखा है जल में, यानी कि जल में अम्ल डालते हैं। मान लीजिए अम्ल गाढ़ा है, कहने का मतलब हमारे पास आधा गिलास अम्ल है, अब ये बहुत ही गाढ़ा है, अब इसको पतला करना है, तनु करना है, इसमें पानी नहीं डालेंगे आप, अम्ल में पानी नहीं डालेंगे बल्कि जल में अम्ल डालेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है जल में, जल में डालते हैं किसको? अम्ल को या क्षारक को पतला करने के लिए। यहां से भी आगे हम पूरा प्रश्न लिखवाएंगे कि आखिर जल में ही अम्ल को क्यों डालते हैं, अम्ल में जल क्यों नहीं डालते हैं।
जल में अम्ल डाला जाता है, न कि अम्ल में जल को डालते हैं। अम्ल को पतला करना है मान लीजिए, आप सोचेंगे कि अम्ल में पानी डाल दें, ये गलत तरीका है। आपको पानी में अम्ल डालना पड़ेगा पतला करने के लिए। क्यों? आगे दिखाया जाएगा। तो क्या प्रभाव हुआ? जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर उसके आयन सांद्रता में कमी आती है। इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जल है, आधा गिलास अम्ल था, बाल्टी में पानी है, आधा गिलास अम्ल था जो गढ़ा है, अब इसको इसमें डाल दिया गया पानी में, आपस में घुलनशील न हो गया दोनों, तो गाढ़ा कम न हो गया, पतला हो गया। इसी प्रक्रिया का नाम है तनुकरण, यानी कि अम्ल को क्षारक को पतला करना। सिंपल शब्द में गाढ़ा था, पतला करना है, इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तनुकरण। अम्ल को जल में डालते हैं, जल को नहीं डालते हैं अम्ल में, तो उल्टा हो जाएगा। लिखा गया था कि जल में, यानी कि जल में डालते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टार की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला स्टार है विलयन का पीएच। मतलब हम पीएच, विलयन का पीएच किसे करेंगे? किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। फिर से, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को विलयन का पीएच मान कहते हैं। देखिए पीएच बराबर क्या लिखा गया? माइनस लघुगणक इनटू हाइड्रोजन आयन। यहीं पर परिभाषा छपा हुआ है। क्या बोला गया कि कोई विलयन है, उसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को, यह क्या है? ऋणात्मक लघुगणक है, पीएच कहते हैं। पीएच मापने वाला यंत्र का नाम पीएच स्केल है। मतलब उस स्केल का नाम क्या है जो पीएच मापता है? तो पीएच स्केल। और इस पीएच स्केल को आविष्कार 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। मतलब पीएच स्केल क्या है? तो किसी पदार्थ की पीएच मापता है, पीएच स्केल। इसका विकास सोरेनसन नामक वैज्ञानिक 1909 में किए थे। अब जब पीएच स्केल है, इसका परास 0 से 14 तक होता है। मतलब 0 से 14 तक मापेगा, पीएच मान 6, 7, 8, 0 से 14 तक। उदासीन विलयन यदि हो उसका पीएच मान 7 होता है। मान लीजिए पीएच मान मापने पर पूरा 7 आया, इसका मतलब वो ना अम्लीय है ना क्षारीय है, बल्कि उदासीन है। यानी कि उदासीन विलयन का मान, पीएच मान 7 होता है, जबकि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। देखिए उदासीन का 7 के बराबर जल होता है उदासीन, अतः जल का पीएच मान कितना हो गया? 7, क्योंकि उदासीन का कितना होता है? 7। अम्लीय का 7 से नीचे, क्षारीय का 7 से ज्यादा। अब मान लीजिए आपको कहा गया कि किसी पदार्थ का पीएच मान 5 है, तो इसकी प्रकृति कैसी है? 5 है, इसका मतलब क्या होगा कि 7 से कम है, तो 7 से कम क्या कहलाता है? अम्लीय। जल का पीएच मान 7 होता है, क्यों? क्योंकजल उदासीन है। नींबू का पीएच मान 2.4, 2.4 नींबू का पीएच मान कितना करता होता है? रक्त का पीएच मान 7.4। देखिए तो रक्त कैसा हुआ? अम्लीय की क्षारीय? 7 से ज्यादा है, इसलिए रक्त कैसा हो गया? क्षारीय। हम लोग का जो खून है क्षारीय होता है। नींबू कैसा हुआ? अम्लीय है क्षारीय? अम्लीय क्यों? क्योंकि 7 से कम है। लाल का पीएच मान होता है 8, लाल कैसा हुआ? क्षारीय, क्यों? 7 से ज्यादा है। अब आपसे पूछा गया कि दो पदार्थ हैं A तथा B, इसका पीएच मान है 2, इसका मान है 7, नहीं इसका मान 6। मान लीजिए दो पदार्थ है A B, A का पीएच मान है 2
बी का पीएच मान है 6। अब बोला गया कि दोनों में कौन अधिक अम्लीय है, तो आप जानते हैं कि ये बॉर्डर हो गया 7, इसके इधर बढ़ते हैं तो क्या मिलता है अम्लीय, और उसके उधर बढ़ते हैं तो क्षारीय। तो कहने का मतलब एक 6 है एक 2 है, मान लीजिए 6 यहाँ है, मान लीजिए 2 यहाँ है, तो 7 से कौन दूर हुआ 6 या 2, अधिकतम दूरी पर ही ना हुआ, तो ज्यादा खट्टा ये हो गया अम्लीय, ये भी अम्लीय, इससे ज्यादा ये अम्लीय, इससे ज्यादा ये अम्लीय, इससे ज्यादा ये अम्लीय, यानी कि साफ कह रहे कौन ज्यादा अम्लीय हुआ पदार्थ ए। दोनों में क्षारीय कौन हो ज्यादा ये, क्योंकि जैसे इसको दे दिया जाए 1 कुछ भी दे दिया जाए तो 7 पॉइंट कुछ हो जाएगा नहीं क्षारीय हो जाएगा, जबकि इसको बहुत चाहिए क्षारीय होने के लिए। अब इसी तरह पूछा जाएगा कि एक पदार्थ का पीएच मान 12 और एक का 9 है, ये पदार्थ ए है ये पदार्थ बी है, कौन अधिक क्षारीय है, ये है या ये है। देखिए 9 मान लो कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा 12 इधर, तो कौन दूर हुआ ज्यादा 12 ना, तो वो क्षारीय हुआ ज्यादा। यहाँ ये मानव शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 का है, हम लोग शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 का है, इससे कम या अधिक होने पर हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, अम्लीय वर्षा, मान लो वर्षा का पीएच मान 5.6 से नीचे आ गया, तब कहेंगे अम्लीय वर्षा हो रही है। ऐसी स्थिति में वो वर्षा से हमको हट के सुरक्षित रहना होगा, उससे हमको हानि हो जाएगी। अम्ल क्या करता है तेजाब, देखते हैं जला देता है त्वचा को, पेट के अंदर का भी जब अम्ल आता है मुंह में तो मुंह जल जाता है, इसलिए कैसा होता है उल्टी होना होता है तो देखते हैं मुंह में पहले लार आ जाता है। क्यों लार, आप देख रहे हैं ना लार का पीएच मान यानी कि क्षारीय है, जब उल्टी होना होता है तो पेट में क्या होता है हमारा अम्ल होता है, और अम्ल क्या करता है जला सकता है मुंह को भी, तो उल्टी आने से पहले हम लोग का लार आ जाता है ताकि अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर सके। प्रकृति भी बनाया है एक एक अंग को बहुत ढंग से। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होगा 5.6 से कम होगा। जब खेत की मिट्टी अम्लीय हो जाता है तो चूना या बुझा हुआ चूना या जिप्सम मिलाते हैं, क्यों, ताकि मिट्टी की अम्लीयता नष्ट हो जाए। मिट्टी जब अम्लीय हो जाएगी ना तो कृषि नहीं हो पाएगी ज़्यादा बढ़िया से, तो हम लोग क्या करते हैं चूना वगैरह जिप्सम वगैरह मिला देते हैं ताकि उसकी अम्लीयता नष्ट हो जाए, क्योंकि ये सब क्या है, सब क्षारीय पदार्थ है। और हमारे आमाशय में मतलब पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसका पीएच मान 1.4 होता है। हम लोग का पेट जो है आमाशय इसमें अम्ल होता है HCl, वही भोजन को पचाने में काम करता है और रोगाणुओं को मारने का भी काम करता है, या बायोलॉजी में मैट्रिक में पढ़ेंगे। तो जो HCl है हम लोग पेट का अम्ल है उसका पीएच मान 1.4 है। इसी प्रकार जानवर अगर देखे होंगे मांसाहारी जानवर उसके और भी कम होता है पीएच मान, इसलिए वो सब हड्डी भी पचा लेता है लगभग। पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए प्रति मतलब क्या होता है विपरीत, अम्ल का विपरीत, एंटासिड यानी कि एसिड के विपरीत के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका क्या पढ़ा जाएगा रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सब का उपयोग हम लोग कब करेंगे, जब पेट ज्यादा खाना खा लेते हैं तो पेट क्या हो जाता है, ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, इसलिए सब खा लेते हैं ताकि अम्लीयता कम हो जाए। तो बच्चों इस प्रकार हमने इतना पढ़ा, इसे पुनः देख लीजिए एक बार। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की ऋणात्मक लवकड़क लव कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लवकड़क को पीएच कहते हैं। इसका आविष्कार किसने किया, इसको मापने वाला यंत्र जो है पीएच स्केल
1909 में बनाया गया था, किसके द्वारा? सर एंसर के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 2